अयोध्या के बाद अपन एक और नए टॉपिक की तरफ आ गए हैं। राइट, द टॉपिक इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। राइट, ओके, आई गेस 2019-20 जो है ना, वो अपने आप में ही अगर मैं बात करूं तो वो जो है डिफेंस का जो अपना एरिया है, डिफेंस का जो अपना रीजन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हो या डेवलपमेंट पार्ट में हो या एवोल्यूशन पार्ट में हो, बहुत सारे नए नए डिसीजन लिए गए। राइट, तो हम क्या कहते हैं कि सीडीएस को हम सिर्फ सीडीएस तक नहीं रखेंगे, बल्कि इसको अपन यहां तक लेके जाएंगे कि अब तक अपन क्या कहानी पे आएंगे। ठीक, मतलब अभी तक क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करेंगे, डिफेंस एक्सपो की बात करेंगे, कुछ और चीजों की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सीडीएस की बात करते हैं कि सीडीएस की कहानी कहां से चालू हुई। सीडीएस की कहानी चालू हुई 1919 कारगिल वॉर से। कारगिल वॉर हुआ, वी वर सुपीरियर पावर इन टर्म्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, दैट वाज क्लियर कट। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि हमें जब जीतने में लंबा टाइम लगा वो वॉर, तो हमने एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई उस कारगिल वॉर को रिव्यू करने के लिए। एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी थे जिन्होंने अलग अलग उसके एस्पेक्ट को देख के एक रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने बताया 2002 में सबसे पहले अपने पास एक प्रपोजल आया, वो ये था कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तो कोऑर्डिनेशन को कमी को दूर करने के लिए हम एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाते हैं। राइट, बट क्रिएटिंग एन एंटायर न्यू डिफेंस स्टाफ, ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो हमने उसको वापस फर्दर उसको क्या करने के लिए रखा, उस पर जो क्या कहने चाहिए बात करने के लिए हमने उसको ओपन रखा। तो नरेश चंद्रा कमेटी 2012 ने राइट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रपोजल दिया कि एक चीफ होना चाहिए स्टाफ कमेटी का, एक डिफेंस फोर्स के फॉर्म में नहीं लेकिन चीफ के फॉर्म में होना चाहिए। स्टिल दैट वाज अ टायरिंग टास्क। तो 2016 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शिकातकर कमेटी जो थी, राइट, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं कुछ डेवलप्ड डिफेंस पावर्स, एक्सट्रीम डिफेंस पावर्स की बात करूं, यूएस है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इन सब के पास एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टाइप की लाइक पोस्ट होती है और इनका काम कोऑर्डिनेशन का होता है। राइट, तो उन्होंने सीडीएस का प्रपोजल रखा, जिसे 2019 में फाइनली एक्सेप्ट करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। उसके बाद कहानी चालू हुई कि कौन बनेगा, कैसा बनेगा। एट द एंड जनरल बिपिन रावत जो थे वो अपने पहले सीडीएस बने। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है, क्या कैसा है, ये सब तुम नोट डाउन कर चुके हो, अपन इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं है क्योंकि अपने पास बात करने के लिए और भी है। ठीक, नंबर 1 कि ये क्राइटेरिया क्या रहेगा। अच्छा, क्राइटेरिया पे अपन हो चुके हैं। ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत सिंपल डाउट सबके मन में आ रहा है, इवन परसों मैं बात कर रहा था अपने एक दोस्त से, ही वाज आल्सो लाइक कि नो, सीडीएस इज वन जो सबको कमांड दे सकता है, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को। ना ना, नो, नेवर। राइट, उनके पास कोऑर्डिनेशन का काम है, उनके पास एडवाइस का काम है, बट जो कमांड है, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो सेपरेट हैं। राइट, बीइंग क्या कहना चाहिए, एडवाइजर, बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, इनकी एक्टिविटी हो सकती है। नंबर 2, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जैसी स्ट्रक्चर था, उसमें डेफिनेटली ये हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, तो इनको एक मेंबरशिप मिल जाती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में। ये भी कारगिल वॉर के बाद बनी हुई थी। जो डिफेंस का जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसकी बजटिंग, इसके प्रोजेक्ट्स, इसको क्या चाहिए, इसको क्या खरीदना है, इसको क्या नहीं खरीदना है, इन सब पे बात करने के लिए एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनी थी। तो उसकी एक मेंबरशिप उनको मिलती है सीडीएस को, तो वहां पे वो अपनी बात रख सकते हैं। और वो बात रखेंगे कैसे कि आर्मी चीफ आए, उन्होंने बताया कि भाई साहब आर्मी में ये बटालियंस जो हैं ये इस फ्रंट में है और इनको इन इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ये गन हो सकती है, ये उनके कैजुअल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो सकती हैं, बूट्स हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, तो वो रखने का पर्टिकुलर राइट उनको मिल जाता है। सो ड्यूटीज के फॉर्म पे बड़ा सिंपल सा फंडा है। ड्यूटीज ये कहती हैं कि उनका काम एडवाइजरी, कोऑर्डिनेशन का है। कमांडिंग ऑफिसर के रोल में अभी उनको नहीं रखा गया। एक क्रिटिकल पोस्ट है भाई साहब, कोऑर्डिनेट करना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबका सोचने का तरीका अलग, सबके काम करने का तरीका अलग, बट यस, होप फॉर द बेस्ट, ड्यूटी अच्छे से हो। नाउ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ड्यूटीज बड़ी क्लियर आपको समझा दी गई हैं। इसी के पैरेलल हम आएंगे 2020 में डिफेंस एक्सपो पे। किस पे आएंगे? डिफेंस एक्सपो पे। इज इट अ काइंड ऑफ समिट? यस। तो क्या उस समिट की एक थीम होगी? बिल्कुल होगी। क्या किसी जगह पे वो एक्सपो आया हुआ है? याद करो वो मीम नरेंद्र मोदी राइफल के साथ, तुम्हें याद होना चाहिए, है ना?
सो वो डिफेंस एक्सपो की थीम क्या थी? क्या वो मेक इन इंडिया के थ्रू था? क्या इंडिया डिफेंस के फील्ड में इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहता है कि वो अपनी चीजें खुद बना पाए, राइट? एंड उसके बाद जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने और क्या क्या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको वो दिया, अप्रूव किया, उसने कितना बजट लगाया, राफेल के आने के पहले, राफेल के आने के बाद, तेजस है या दूसरी जगहों पे उसने कितना पैसा HAL को दिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं बट ये सब का सब पूरा इंटरकनेक्टेड है। सो मेक श्योर कि ये सारा का सारा जो पॉइंट है चाहे वो कारगिल रिव्यू कमेटी से स्टार्ट हो या नरेश चंद्रा कमेटी से हो या शिकातकर कमेटी से हो, और CDS कौन बने पहले, क्या वो है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक इसके पहले एक सुप्रीम 4-स्टार फील्ड होती थी, उसका नाम होता पोस्ट होती थी, उनका नाम होता था फील्ड मार्शल, राइट? अभी विकी कौशल की एक मूवी आ रही है किसी फील्ड मार्शल के उसमें, है ना? तो वो ध्यान रखना, ही वॉज द लास्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, है ना? उसके बाद वो पोस्ट पे कोई पहुंच नहीं पाया, वो इतनी सुप्रीम पोस्ट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं उस फील्ड में, उस फील्ड मार्शल की पोस्ट को CDS से मैच मत करना, दे आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग, है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के लिए अच्छे बनते हैं। मैं तो डेफिनेटली जरूर पूछता कि वॉज द लास्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, इसे बिना किसी डाउट के पूछता, राइट? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपके फैक्ट फाइल में आनी चाहिए बिना किसी उसके, और ये सारी चीजें आप प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, राइट? एंड हाँ, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट, क्योंकि तुमने खूब सुना हुआ था डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की नई नई चीजें, राइट? राफेल का आना, ये भी एक इंपॉर्टेंट वो है, ठीक? अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी आए क्या अमेरिका से? यस। क्या डिफेंस एक्सपो ने कुछ और भी चीजें नई नई प्रपोज की? ये सारी चीजें जो यूनिक इनिशिएटिव हैं, जो एक क्यूरियस 12th क्लास स्टूडेंट को पता होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि हम जो इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसकी स्ट्रेटेजी पढ़ते बैठे रहे, जो यूनिक चीजें जो तुम्हें क्यूरियस बनाए उसके लिए, इसके आगे मत घुसना ज्यादा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजेदार फील्ड भी है, ठीक है? सो आई होप यू गेट इट, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? बढ़िया, गुड, जीनियस। आज का लास्ट टॉपिक है ना, नोबेल प्राइज, ठीक? नाउ नोबेल प्राइज तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि एक प्राइज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कैसा होता है। साथ साथ हम छोटे छोटे ऐसे भी प्राइज वो करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली फॉर क्लैट, एलिट होगा, और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो ये कुछ अच्छे अवार्ड्स बनते हैं जिसपे अच्छे पैसेज भी बनते हैं। कई बार वो अवार्ड क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। जैसे 2009 नोबेल पीस प्राइज, बराक ओबामा, आई मीन थिंक अबाउट इट, बराक ओबामा ने ऐसा क्या किया कि उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, राइट? बट उनको नोबेल प्राइज देके जो अमेरिकन डोमिनेंस पॉलिसी थी, न्यूक्लियर पॉलिसी थी, दूसरी चीजों के लिए जिसके लिए वो बात करते थे, शायद वो एक प्रमोशन था कि हाँ अब आपको दे रहे हैं, अब आप उस पॉलिसी पे कंटिन्यू रहें पीस की, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने को एक अच्छा एडिटोरियल, एक अच्छा पैसेज बनाने के लिए हेल्प करती हैं। सो जरा से एक प्राइस के बारे में समझते हैं कि एक प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना? सो सबसे पहले आप समझो कि जो प्राइस है उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक? हिस्ट्री का सीधा मतलब है किसके नाम पे है, कब स्टार्ट हुआ, कौन से स्टेट या कंट्री की तरफ से आता है, या कुछ भी ऐसा। दूसरा, फर्स्ट पर्सन पूछा जाना ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन अवॉर्डेड फ्रॉम दिस प्राइज, राइट? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस, या हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूंगा तो फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट होगा, इंटरनेशनल लेवल पे बात करूंगा तो बात करें हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस, क्लियर? और उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर प्राइज किसी इंडियन पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने इसी साल जीता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है एक प्राइज में होता है। थोड़ा नोबेल प्राइज के डिस्कशन करते हैं। 1895 में जो विल लिखी थी अल्फ्रेड नोबेल ने, उसमें उन्होंने बोला था कि एक प्राइज, एक अवार्ड जो है वो स्टैब्लिश किया जाए मेरे पैसों से, और वो दुनिया भर में अलग अलग जो फील्ड्स होते हैं रिसर्च की उस पर दिया जाए। 1900 में नोबेल फाउंडेशन बना, 1901 में फर्स्ट टाइम पे नोबेल प्राइज मिले, जिसमें केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, लिटरेचर था, पीस था, मेडिसिन था, ठीक? नाउ यहां पे जो आप मिस कर रहे हो वो इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज एक्चुअली 1968 में स्टैब्लिश हुआ, राइट? वर्क इज रिक्स बैंक, मतलब ये नाम मत बुलाओ, बस ऐसा समझो कि कोई दूसरा बंदा। फिर उसके उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स साइंस के लिए एक अवार्ड वो किया, जो बाद में जो नोबेल फाउंडेशन था उसके साथ एसोसिएट हो गया, और 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिलना चालू हुआ, ठीक? और अभी के टाइम पे जो नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए, अच्छा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जैसे इस साल अगर नोबेल मिला और वो किसी इंडियन या इंडियन ओरिजिन के बंदे को मिला है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर किसी इंडियन को नहीं भी मिला तो वो पीस का या लिटरेचर का होता है, क्योंकि वो यूनिक होता है, राइट। और जनरल स्टडीज पढ़ने वाले को शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो वो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। जैसे अपने को बनर्जी साहब को मिला इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जेएनयू से पास आउट हैं, जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को होना पड़ेगा। अब जैसे मैं बात करूं, पहला इंडियन कौन था जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? हम सबको पता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि ही वॉज द फर्स्ट एशियन ऑल्सो जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर के लिए? और ये वो पर्टिकुलर पर्सन है जिनको क्या कहना चाहिए, किताब के लिए, किताब के ट्रांसलेशन के लिए नोबेल मिल गया। कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ दैट बुक, गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन, राइट। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो फैक्ट फाइल में अच्छा बनता है। मजे की बात तो ये है। उसके बाद अपन आ जाते हैं कि कुछ मेजर जो प्राइजेस होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं नेशनल इंटरनेशनल, जैसे ऑस्कर, भाई साहब बहुत फेमस होता है, फिल्मों में किसको इंटरेस्ट नहीं है, राइट। और ऑस्कर शायद एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। 1929 से एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के थ्रू स्टैब्लिश किया गया, दिया जाने लगा, राइट। और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है, और इंडियंस धीरे धीरे करके इस पे आना चालू हो गए, या रहमान हो, या गुलजार हो, या सत्यजीत रे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, प्रेजेंट किया गया था। ऐसे बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं इसमें, है ना। सो ऑस्कर, ग्रैमी, आई गेस मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, अगर मैं बोलूं म्यूजिक के फील्ड में तो ग्रैमी मिलता है, फिल्मों फील्ड में ऑस्कर मिलता है। इंडिया में अगर नेशनल अवार्ड्स में पहुंचा जाए तो जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का लाइफ टाइम अचीवमेंट है, दादा साहब फाल्के हो जाता है। आई गेस बच्चन साहब को मिला, हाँ मिला नहीं मिला इसी साल। उसके बाद पुलित्जर, ये जर्नलिज्म का नोबेल प्राइज है ना। सो ये इंपॉर्टेंट होता है, और अपने यहां जर्नलिज्म का लेवल तो तुम्हें पता ही है कि कहां है ना। सो अपने को थोड़ा वो चीज देखनी पड़ेगी। पुलित्जर के बाद नेशनल फिल्म अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। आईफा वगैरह बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, राइट, क्योंकि किसी को भी मिल जाता है। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड्स डेफिनेटली डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिलता है जो क्रिटिकली एक्लेम्ड होते हैं अपने फील्ड में, है ना। उसके बाद आ जाते हैं क्या, रमन मैगसेसे। क्या इस साल किसी इंडियन को मिला है? बिल्कुल मिला है। एक अगर रमन मैगसेसे पे कोई पैसेज एडिटोरियल आया आपके क्लैट में या दूसरे एग्जाम्स में, डेफिनेटली एक नाम मत मिस करना, वो ये है कि एक साउथ कोरियन एक्टिविस्ट हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ एंड दूसरी चीजों पे काम करने के लिए मिला हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक टॉपिक इन लास्ट ईयर 2019-2020, राइट। रिमेंबर सुशांत सिंह राजपूत, बात कहां से चालू हो गई, कहां खत्म हुई, वो अपन बात के टॉपिक्स में आएंगे, यहां पे रहते हैं ना। रमन मैगसेसे नेशनल अवार्ड्स में एक और आता है, वो है भारत रत्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अदर सिविलियन अवार्ड्स हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें हर एक इंडिविजुअल को याद रख पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कितने पद्म भूषण थे, कितने पद्म विभूषण थे, कितने पद्मश्री थे, मेक श्योर ये आपको जरूर पता हो। नंबर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मैन बुकर, आई गेस लिटरेचर के मामले में नोबेल के बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर वो है अवार्ड जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो है मैन बुकर। और आपको पता होना चाहिए कितने इंडियंस को मिला है, क्या कैसा है, राइट। बाफ्टा, अगेन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन की बात हो रही है ना। सो ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे रेगुलर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो दो अवार्ड्स को मिक्स करके हों। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों मिला है, पता होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लिटरेचर का नोबेल मिला है और साथ में मैन बुकर भी मिला हुआ है ना। सो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकेशन, जैसे अगर रमन मैगसेसे की बात की जाए तो किनके नाम पे है, वो किसके साथ, मतलब किस कंट्री से हैं जिसके नाम पे है, ऐसी चीजें छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अवार्ड्स एंड प्राइजेस। मेक श्योर बहुत सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं, दूसरी चीजें होते हैं, वो इतने ज्यादा नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि शायद वो बहुत हद तक अपने लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाएंगे यहां वहां। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए रखेंगे, राइट। दीज आर द अवार्ड्स एंड प्राइजेस। आज के लिए इतना ही। एंड कमिंग जो हमारे पास वीडियोस हैं उस पर हमारी टीम में कुछ मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, कुछ एनालिस्ट के, कुछ दूसरे उसके। और अब हम वीडियोस में जो अब तक हम जीके और लीगल में ही स्टिक करके रख रहे थे, अब हम उसका एक्सपांशन करने वाले हैं, राइट। हम उसमें अब सेक्शंस बढ़ाने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक वीडियोस को वो नहीं किया है और आपने पुराना रिवीजन नहीं किया तो कर लो भैया,
हो सकता है कल से अपने को ज्यादा नंबर ऑफ वीडियो, ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक रिवाइज करने का वो मिले, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड एंड आई होप कि आप मोटिवेटेड होके, एंथुसियास्टिक होके क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, राइट। एंड प्लीज मेक श्योर कि इफ यू आर हैविंग एनी सजेशन, राइट, वो आपके लिए हमेशा वेलकम है, राइट। सो चलो इसी के साथ अपन आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे होम, स्टडी वेल, राइट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, स्टे मोटिवेटेड।